बात उत्तराखंड की करते हैं। एक हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू बढ़ाया गया है। इस बार उत्तराखंड के लोगों को लेकिन थोड़ी राहत जरूर मिली है। अब किसी भी जिले में आवाजाही कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं है। कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। तो कोविड कर्फ्यू को लेकर उत्तराखंड से ये बड़ी अपडेट आपके सामने है, जहां पर कर्फ्यू तो रहेगा लेकिन इसमें थोड़ी रियायतें भी मिल रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है, लिहाजा यूपी सरकार ने इससे निपटने के लिए प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। केरल, महाराष्ट्र के साथ साथ पूर्वोत्तर के राज्यों से आने वाले लोगों के लिए सरकार ने कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी कर दी है। सरकार ने प्रदेश में आने से पहले कम से कम 4 दिन पहले की रिपोर्ट लानी होगी और यही मान्य होगा तभी यूपी में एंटर कर पाएंगे। तो तीसरी लहर की तैयारी, जहां राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई, इसे देखते हुए यूपी अलर्ट मोड पर है। जहां कहीं भी संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा है, वहां उन राज्यों से यूपी में दाखिल होने के लिए 4 दिन पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी यूपी में दाखिल हो पाएंगे, एंटर कर पाएंगे। तो देखिए किस तरीके की तैयारी है तीसरी लहर से लड़ने के लिए, उसके कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। जहां ऑक्सीजन जनरेटर 15% ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन जनरेटर से 3300 से अधिक बेडों को ऑक्सीजन मिले और वो तमाम जरूरी चीजें जिसकी कमी महसूस की गई थी कहीं ना कहीं जब दूसरे लहर को हमने झेला था, तो अब उन चीजों को दुरुस्त करने का दावा किया जा रहा है। और उसी के तहत देखिए ये कुछ आंकड़े आपके सामने हम स्क्रीन पर रख रहे हैं। कैसे हालात हैं अभी और क्या कदम उठाए गए हैं, ये दोनों चीजें आप देखिए। 55 जिलों में कोरोना के नए केस नहीं मिले हैं, उसका असर है। और 75% से ज्यादा हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी वैक्सीनेशन किया जा चुका है। तो कोरोना से बचने के लिए जितने भी कारगर कदम हैं उन्हें उठाने की कोशिश है और कोशिश ये है कि तीसरी लहर आने से पहले सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाए। कानपुर की पहली लहर के बाद, कोरोना की पहली लहर के बाद कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज को पीएम केयर्स से मिले 26 वेंटिलेटर घटिया क्वालिटी के मिले हैं, जिसे लेकर वेंटिलेटर अचानक बंद हो जाते हैं और बच्चे की मौत की भी खबर आई है। अब अस्पताल में हड़कंप मचा है। हैलट अस्पताल के बाल रोग विभाग के विभागाध्यक्ष ने इस संबंध में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने शिशु रोगियों के हित को ध्यान में रखते हुए इन वेंटिलेटर्स को हटाने की मांग की है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में खराब वेंटिलेटर मिले हैं। आपको बताएं पीएम केयर फंड से 26 वेंटिलेटर मिले हैं और अब इनकी क्वालिटी में बहुत कमी पाई गई है। उसका खामियाजा एक बच्चे के जीवन से भुगतना पड़ा है, जिसके बाद ये पूरा हंगामा बरपा है। और अब विभागाध्यक्ष ने इस पूरे मामले पर एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इन वेंटिलेटर्स को हटाना होगा, रिप्लेस करना होगा या फिर दुरुस्त करना होगा। तो 26 घटिया वेंटिलेटर मिले हैं और का खामियाजा भी एक बच्चे ने भुगता है, उसकी मौत हुई है। और अब एचओडी ने एक लेटर लिखा है, चिट्ठी लिखी है कि अब इन वेंटिलेटर्स को या तो हटाया जाए, रिप्लेस किया जाए या दुरुस्त किया जाए। हमने गवर्नमेंट को पहले भी लिखा था, चूंकि मैं पहले आगरा में था, तो मैंने गवर्नमेंट को पहले लिखा था कि भाई इनका जो उपयोग है, इनको हम लोग ऐसे सेंटर्स को दे सकते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, जहाँ पे L2 पेशेंट्स आते हैं या अर्ली स्टेज पेशेंट आ रहे हैं, हम वहाँ पे इनका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय कि मेडिकल कॉलेज में। क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो है ये L3 सेंटर है, L3 सेंटर में एडवांस डिजीज का सेंटर है, तो हमें यहाँ पे हाई एंड वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। इसी के दृष्टिगत गवर्नमेंट ने हमको अभी रिसेंटली बहुत सारे एडवांस पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स दिए हैं और जो न्यूनेटल वेंटिलेटर्स भी। बड़ी खबर उन्नाव से मिल रही है। पूर्व राज्य मंत्री सुधीर रावत सहित 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बिना अनुमति नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा था, जिसे लेकर अब केस दर्ज किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व राज्य मंत्री सुधीर रावत ने किया। कार्यक्रम आयोजक सहित कई लोगों पर अब पुलिस ने एक्शन लिया है, उन्हें हिरासत में लिया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मैच को बंद कराया। ये पूरा मामला उन्नाव के सफीपुर कस्बा का है। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर ये स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं।
कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों ने सीएम आवास और बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के पास भी प्रदर्शन किया था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ और अभ्यर्थियों के अनुसार भर्ती में ओबीसी वर्ग को नियम के हिसाब से 27% आरक्षण देना जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला। एससी वर्ग को भी 21% आरक्षण नहीं मिलने का आरोप है। अभ्यर्थियों के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 अप्रैल को सरकार को अंतरिम रिपोर्ट भेजी थी और अभ्यर्थी ये भी कहते हैं कि आयोग ने माना है कि भर्ती में 5,844 सीटों पर गड़बड़ी हुई है। अभ्यर्थियों ने बताया कि वो कई बार इसे लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री, डीजी स्कूल एजुकेशन और तमाम अधिकारियों से मिल चुके हैं, बता चुके हैं। हाल ही में ये स्टूडेंट प्रियंका गांधी से भी मिले थे। तारीखें बदलती जा रही हैं, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर बेसिक शिक्षा निदेशालय पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने धरना दिया और आरोप वही लगाया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ। एक बार फिर आपको प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की मांगों के बारे में बता देते हैं। दरअसल प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं होने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ओबीसी वर्ग को नियमानुसार 27% आरक्षण नहीं मिला। इसके अलावा एससी वर्ग को भी 21% आरक्षण नहीं मिलने का आरोप लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक आयोग ने माना है कि शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी हुई है। शिक्षक भर्ती में 5,844 सीटों पर गड़बड़ी हुई है। हम जो देना था आयोग को दे चुके हैं और आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 21% और 27%, एससी को 21% नहीं दिया है, ओबीसी को 27% नहीं दिया गया है। हम लोग अब तभी हटेंगे जब माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय डीजी महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहेंगे कि आप लोग वैध हैं और आप लोगों को नौकरी हम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तभी हम लोग। हमारी सरकार से ये मांगे जो हमारा ओबीसी का और एससी का आरक्षण छीना गया है वो हमें वापस कर दीजिए। ओबीसी का 27% और एससी का 21% जो आरक्षण लागू हुआ वो इसमें लागू नहीं किया गया और सरकार कह रही है कि हमने पारदर्शिता दर्शाई। अगर पारदर्शिता दर्शाई है तो हमें मूल चयन सूची दिखा दें, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। शिक्षा मंत्री जी से एक बात पूछनी है, पूरा 69,000 भर्ती की जो पूरी हुई है उसमें ओबीसी एससी जनरल कितना हुआ सारा डाटा दीजिए, वर्ग वाइज दीजिए, जितना भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, गुणांक सहित रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा दीजिए। जब आपने कुछ छुपाया नहीं है, आपने ओबीसी के साथ कुछ गलत नहीं किया तो आप दिखाइए ना, पूरा डाटा सबके सामने सबमिट रखिए ना कि बच्चों को कितना सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा सियासी रंग भी ले चुका है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के भी अलग अलग मांगों के आधार पर खड़े बटे हुए हैं। ना तो आंदोलनकारी पीछे हट रहे हैं और न ही जिम्मेदारों ने कोई रास्ता निकाला है। ऐसे में इस विवाद का हल कब निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पहले अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारा, फिर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि तीनों ही आनन फानन में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराए गए, लेकिन चिकित्सकों ने तीनों को ही मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद जीटीबी अस्पताल से पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बताया यह जा रहा है कि पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद था। महिला व उसके 2 बच्चे मृत अवस्था में हॉस्पिटल में लाए गए हैं। जानकारी करने में पता चला कि मृतका का नाम प्रिया दहिया है, जो उत्तरांचल बिहार कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में अपने पति के साथ रहती थी। परिजनों के हवाले से यह जानकारी में आया कि इसने पहले शाम को अपने दोनों बच्चों को मार दिया, उसके बाद स्वयं फांसी लगा ली। प्रकरण में पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम में जो भी आता है उसके क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज पुलिस ने शातिर कार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है।
ये चोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके लग्जरी गाड़ियों को पलक झपकते ही उड़ा ले जाते थे। गैंग के लोग शीशे को तोड़ने की जगह टेप लगाकर उसे काट देते थे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और टैबलेट की मदद से गाड़ियों में लगे सेंसर को डीएक्टिवेट कर देते थे। साथ ही नई कोडिंग के बाद मास्टर की से गाड़ियों को स्टार्ट करके चुरा ले जाते थे। इस हाईटेक गिरोह ने यूपी के साथ देश के कई राज्यों से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। इसमें जो है 5 लोग पकड़े गए हैं। इनके पास से 6 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें 5 स्कॉर्पियो और 1 फॉर्चूनर। इससे पहले भी इस गिरोह के जो मेंबर्स हैं पकड़े गए थे, उनके पास से 7-8 गाड़ियां बरामद हुई थी जो लग्जरी कार्स। 2 शिफ्टमैन को पकड़ा था हमारी टीम एसओजी के मेंबर्स जो हमारे प्रभारी हैं महावीर वगैरह। और इन लोगों का तरीका ये है कि रात में गाड़ी रेकी करेंगे, जो गाड़ियां बाहर खड़ी रहती हैं उन गाड़ियों पे टेप लगा करके शीशा काटते हैं। इनके पास डिवाइस है जो लॉक है, उसको ये जो है उसको तोड़ते हैं और तोड़ करके उसमें डिकोडिंग कर देते हैं उसी डिवाइस के थ्रू। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस ने असलहा के दम पर रौब दिखाने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र का है। यहां सोशल मीडिया पर एक युवक का असलहा के साथ वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस शख्स को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इससे अवैध असलहा भी बरामद कर लिया है।